गांव की ही एक कविता भाभी बड़ी हाट और खूबसूरत थी। कविता भाभी को शादी हुए कई साल बीत गए थे, फिर भी कविता भाभी के गोद में एक बच्चे का हमेशा ही अभाव रहता था। कविता भाभी पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस वजह से आज के साइंस की जानकारी उन्हें कम ही रहता था। यूँ कह सकते हैं कि एकदम शुद्ध रूप से देसी और देहात की भोली भाली औरतों के समान थी। और कविता भाभी का मन भी देहात की औरतों में खूब लगता था। वो तो कविता भाभी की मजबूरी थी शहर में रहना, क्योंकि कविता भाभी के पति विजय शहर में ही नौकरी करते थे। इसलिए कविता भाभी को भी शहर में ही विजय के साथ रहना पड़ता था और विजय की भी जिंदगी बस व्यस्तता में ही गुजर रही थी, क्योंकि कंपनी के टारगेट को पूरा करने में पूरा दिन बीत जाता था, फिर भी टारगेट अधूरा ही रहता था, जिस वजह से विजय सुबह का निकला लगभग रात को ही आता था। कविता भाभी विजय के समय ना देने की वजह से बहुत ही चिंतित रहती थी और कविता भाभी रोज देर रात तक विजय के आने तक का इंतजार करती और सोचती कि आज कुछ बात करूंगी जरूर। पर विजय देर रात तक कंपनी के काम से थका और टूटा बिना कुछ बात किए खाना खा के सो जाता है और फिर सुबह होते ही जल्दी जल्दी तैयार होकर फिर से कंपनी चला जाता, मानो कविता भाभी की जिंदगी का यह दिनचर्या बन गया था। हर रोज विजय ऐसे ही देर से आता और खाना खाकर सो जाता, फिर सुबह होते ही कंपनी के काम से भागा दौड़ा कंपनी पहुंच जाता। अब कविता भाभी को एक एक दिन भारी सा लगने लगा और कभी कभी पड़ोस की महिलाएं कविता भाभी को मजाक मजाक में ही बच्चे का ताना दे देती, तो मानो कविता भाभी के आंखों में दुख भरी आंसू के दरिया बह जाती। लेकिन विजय को अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इधर कविता भाभी का एक एक दिन पहाड़ों की तरह लगता था और फिर विजय के घर पर न रहने से अकेली कविता भाभी टीवी पर सीरियल देख देख कर बोर हो चुकी थी और फिर घर में हर भौतिक सुख सुविधा होने के बावजूद भी जैसे अपनी ज़रूरत को अधूरा महसूस कर रही थी। और अब कविता भाभी अपने आप को रोकने में अब असमर्थ होने लगी थी। एक दिन विजय से जिद करके कहने लगी कि हमें बच्चे की बड़ी लालसा है और हमें भी माँ की ममता का सुख पाने की इच्छा है, आप क्यों नहीं हमारे बारे में सोचते। विजय मुस्कुराने लगा, कहने लगा, भगवान यह हमारे बस की बात नहीं है, यह तो भगवान की देन है। जिसे भगवान देंगे उसे मिलेगा, जिसे नहीं देंगे उसके चाहने से नहीं मिलेगा। और फिर अगर तुम्हें बच्चे से इतना ही लगाव है तो किसी अनाथ आश्रम से हम बच्चा गोद ले लेंगे। कविता भरी आंखों से सुसुक सुसुक कर रोने लगी और कहने लगी कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे खून की ज़रूरत होती है, बच्चा कोई खिलौना नहीं जो हम कहीं से खरीद लें। और फिर आप दिन भर इतना कमाते हैं, यह कमाई किसके काम आएगी। जब आप हमारी ही खुशी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो यह कमाई किस काम की। तो विजय थोड़ा झल्लाते हुए कहा, बताओ हम क्या करें। शहर का ऐसा कोई हॉस्पिटल बचा है जहां हम दोनों जांच से लेकर दवा तक न किए हों, पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो तुम ही बताओ हम क्या करें। और फिर जांच में कोई गड़बड़ी भी तो नहीं आ रही, जांच भी सही बता रहा है, फिर भी हमारे नसीब में अगर संतान नहीं है तो तुम ही बताओ हम कौन सा प्रयास करें। तो कविता भाभी हिचकिचाते हुए विजय से निवेदन करने लगी कि बगल की ही सरला दीदी हैं, ऐसे ही उनके बहन की भी शादी हुए कई साल हो गए थे, पर उन्हें भी कोई संतान नहीं पैदा हुआ। बहुत दवा, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांच, डॉक्टरों का परामर्श लिए, फिर भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक बार अपने शहर के बगल में ही एक गांव है, वहीं पर एक पुजारी जी हैं, तो सरला दीदी उन्हीं पुजारी जी के पास अपनी बहन को लेकर गई और अपने सारे दुखों की बात पुजारी जी से बताई। तो पुजारी जी ने संतान प्राप्ति का एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और फिर कुछ दिनों के लिए कुछ नियम और बर्ताव की सलाह दिए। सरला दीदी की बहन पुजारी जी के बताए हुए नियमों का सही तरीके से पालन करने लगी और आज उनको एक लड़का पैदा हुआ है। तो क्यों नहीं हम लोग भी उन्हीं पुजारी जी के पास चलकर अपने सुनी आंगन में खुशी के किलकारी के लिए निवेदन और आग्रह करें। तो विजय उदास मुंह बनाकर कहा कि तुम भी क्या तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ती हो, यह सब फिजूल में समय बर्बाद करते हैं और कोई मतलब नहीं निकलता। कविता भाभी बड़े ही नम्रता से आग्रह करने लगी कि एक बार मेरे खातिर चलिए ना। तो विजय भी मान गया, कहा चलो तुम्हें अगर खुशी और तसल्ली मिलती है तो चलो जरूर चलेंगे। और फिर संडे वाले छुट्टी के दिन विजय और कविता भाभी साथ में बगल की सरला दीदी पुजारी जी के पास गए और कविता भाभी अपने जीवन के दुखों का एक एक शब्द विस्तार से पुजारी जी को
सुनाई पुजारी जी बड़े ही ध्यान से कविता भाभी के बातों को सुन रहे थे। फिर कुछ देर चुप रहे और उसके बाद पुजारी जी विजय से कहने लगे कि संतान की प्राप्ति तो तुम्हें हो जाएगी, पर उसके लिए बहुत ही कड़े नियम और इम्तहान देना पड़ेगा। और फिर एक बात और, जो अपने पत्नियों पर शक करते हैं उनके लिए हमारे यहाँ कोई पूजा या निवारण नहीं कराया जाता है। विजय पुजारी की बातों को सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर सोचा कोई बात नहीं, पहले नियम और इस इम्तहान को जान तो लें। तो विजय पुजारी से कहा, महाराज आप नियम और इम्तहान को बताइए, हम उसे पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो पुजारी भी बरकाव का और सारे नियम को बताया कि 1 महीने तक तुम दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा और 1 महीने तक इसी मंदिर में सुबह और शाम को दोनों टाइम संतान प्राप्ति का यज्ञ कराना पड़ेगा। और वह भी यज्ञ में तुम्हारी पत्नी अकेले ही बैठेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं, तुम्हारे पत्नी के अंदर दोष है, इसलिए संतान यज्ञ हवन सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही करेगी। तो विजय पुजारी के इस बात को सुनकर उलझन में पड़ गया, क्योंकि 1 महीने तक समय देना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल था। कंपनी में इतना छुट्टी मिलना संभव नहीं था। तो विजय ने पुजारी से आग्रह किया कि महाराज यह हवन हमारे घर पर नहीं हो सकती। तो पुजारी ने कहा, यही तो तपस्या है, यही तो परीक्षा है, इतने नियम का पालन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तब तक कविता भाभी बोल पड़ी कि आप घबराइए मत, आप कंपनी को मत छोड़िए, हम सरला दीदी के साथ में आकर यज्ञ हवन कर लिया करेंगे। और वैसे भी इस यज्ञ हवन में हमें अकेले ही तो बैठना है, सरला दीदी के साथ में चली आया करेंगे। तो सरला भी कही, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक पड़ोसी होने के नाते इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन विजय अपनी पत्नी को किसी पड़ोसी के साथ या फिर अकेले में नहीं छोड़ना चाहता। तो फिर विजय सोचा, इतना कमाई धमाई दौड़ भाग परिवार के ही लिए तो करते हैं, कोई बात नहीं, 1 महीना हम पूरा समय देंगे और कंपनी में कुछ काम कम कर देंगे। फिर विजय अगले ही दिन से मंदिर आने लगा और यज्ञ पूजा पाठ पूरे नियम और तौर तरीकों से कराने लगा। पूजा के बाद पुजारी जी कविता भाभी को कच्चा केला हल्की आंच में गर्म करके और उसके साथ एक बहुत ही कड़वा लिक्विड देते थे खाने के लिए। और हफ्ता में 1 बार केला के पेड़ का पूजा करवाते और व्रत भी रखवाते। पूजा पाठ ऐसे ही चलता रहा। 1 महीना पूरा हुआ भी नहीं था, उसके पहले ही कविता भाभी एक दिन बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई। इतना बीमार पड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ा। और हॉस्पिटल में कविता भाभी के सारे जांच का रिपोर्ट जब तक आया तो पता चला कि कविता भाभी का एक लीवर डैमेज होने के कगार पर है। तो डॉक्टर ने विजय को अपने केबिन में बुलवाया और फिर डॉक्टर ने विजय से पूछा कि तुम्हारी पत्नी कोई नशीली पदार्थ का सेवन करती है क्या? तो विजय ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी कभी भी नशीली पदार्थ का कोई सेवन नहीं की है और ना ही करती है। तो डॉक्टर ने कहा, इसके लीवर के खराबी का कारण कोई नशीला पदार्थ ही है, हो सकता है तुम्हें ना मालूम हो, अपनी पत्नी से पूछ लेना। तो विजय ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं यह बात मान ही नहीं सकता कि मेरी पत्नी कोई नशा करती है। हाँ, मेरे पत्नी को बच्चे की बड़ी लालसा है, इसलिए हम लोग बहुत प्रयास किए, कई डॉक्टरों को दिखाए, जांच भी करवाए, पर जांच में कुछ निकला नहीं। शादी के हमारे कई साल बीत गए, इसके बाद भी संतान हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो एक दिन हमारी पत्नी हमसे जिद करने लगी किसी पुजारी को दिखाने के लिए। तो बगल के ही शहर के पास में एक गांव है और वहीं एक मंदिर है, उसी मंदिर में हम लोग जाते हैं और वहाँ के तांत्रिक पुजारी संतान प्राप्ति का हमारी पत्नी से यज्ञ करवाते हैं। और यज्ञ के बाद कच्चा केला हल्की आंच में गर्म करके और साथ में एक बहुत ही कड़वी लिक्विड खाने के लिए देते हैं। डॉक्टर इतना सुनते ही समझ गया और कहा, कुछ दिन और उस लिक्विड को खिलाते रहते तो तुम्हें संतान तो नहीं प्राप्त होता, पर तुम्हारी पत्नी स्वर्गवास को जरूर प्राप्त हो जाती। और विजय डॉक्टर से कहा, मतलब डॉक्टर साहब हम समझे नहीं। डॉक्टर ने कहा, वह तांत्रिक बहुत ही खतरनाक और नशीले पदार्थ से लिक्विड बनाता होगा, उस लिक्विड से लीवर ही नहीं बल्कि किडनी भी डैमेज हो जाती है। ऐसे अंधविश्वास में और तंत्र मंत्र में तुम जैसे पढ़े लिखे लोग पढ़ोगे तो सोचो भोले भाले देहात के लोग क्या करते होंगे, उन्हें तो और यह तांत्रिक बेवकूफ़ बनाता होगा। और समझदारी से काम लो, अगर जांच इलाज से भी तुम्हारी इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो तुम योग शरण में चले जाते। और मेरी सलाह मानो, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों योग करो, तुम्हारी समस्या का निदान हो सकता है। और यह सारी बातें डॉक्टर ने विजय और कविता भाभी दोनों को बहुत ही गंभीरता से और जिम्मेदारी पूर्वक समझाया
कविता भाभी को डॉक्टर की बात समझ आ गई और फिर विजय और कविता भाभी दोनों प्रतिदिन निरंतर योगा अभ्यास करने लगे। कुछ ही महीना बीता था, कविता भाभी की मनोकामना पूरी हो गई। कविता भाभी प्रेग्नेंट हो गई और विजय को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर कंपनी के काम को कम कर दिया। निरंतर योगा अभ्यास करता रहा, अपने और अपने पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने लगा और अपने पत्नी के साथ समय भी बिताने लगा और दोनों फिर हंसी खुशी अपने जीवन को जीने लगे।